अच्छा, हम सब स्कूल गए हैं और हम सब मानते हैं कि शिक्षा का एक सीधा साधा नियम है, एक टीचर पढ़ाता है और छात्र सीखते हैं। टीचिंग कॉजेज लर्निंग। हाँ, यही तो बुनियाद है। पर जब मैंने आज के विषय से जुड़े ये लेख पढ़ने शुरू किए तो एक लाइन ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी लाइन? उसमें लिखा था कि यह धारणा जिस पर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम टिका है शायद सही ही ना हो। ये तो हमारे पूरे सिस्टम की नींव पर ही सवाल उठाने जैसा है। बिल्कुल, आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास शिवा नारायण के कुछ लेख हैं जो शिक्षा के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स की बात करते हैं। एक जिसे हम सब जानते हैं और दूसरा जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये दो सिस्टम जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा गया है आखिर हैं क्या, और ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर और लर्नोग्राफी जैसे भारी भरकम शब्द असल में क्लासरूम को कैसे बदलना चाहते हैं। मुझे ये समझना है कि लेखक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। चलिए समझते हैं। तो शुरू करते हैं उस सिस्टम से जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। लेखों में इसे इनडायरेक्ट स्कूल सिस्टम कहा गया है। जी। इसका रास्ता बहुत जाना पहचाना है। किताब से ज्ञान टीचर तक जाता है और फिर टीचर से छात्र तक, यानी बुक टीचर लर्नर। बिल्कुल, और ये सदियों से शिक्षा का डिफॉल्ट मॉडल रहा है। टीचर एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर की भूमिका में होता है, एक पुल की तरह। हाँ, वो ज्ञान का पुल है जो किताब और छात्र को जोड़ता है। लेकिन क्या ये पुल हमेशा अच्छा होता है? मतलब एक अच्छा टीचर तो मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए ही अपना अनुभव इस्तेमाल करता है ना? तो क्या हम उस मानवीय स्पर्श को, उस फिल्टर को एक समस्या की तरह देख रहे हैं? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है और लेख इस बात पर जोर देते हैं कि समस्या टीचर की नियत या काबिलियत में नहीं बल्कि सिस्टम के डिजाइन में ही है। अच्छा। जब भी ज्ञान किसी मध्यस्थ से होकर गुजरता है तो उसमें अनजाने में एक परत गुम हो जाती है। लेख में इसे खुफिया जानकारी की गुम परत या मिसिंग लेयर ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया है। खुफिया जानकारी की गुम परत, ये सुनने में तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। इसका क्लासरूम में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई टीचर, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी विषय को समझाता है तो वो ज्ञान कई फिल्टर्स से गुजरता है। उनकी अपनी समझ, उनकी भाषा, उनकी याददाश्त। और क्लास में समय की कमी भी तो होती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात समय की कमी। इस प्रक्रिया में ज्ञान का जो मूल ढांचा है, जो उसकी असली बनावट है, वो वैसी की वैसी छात्र के दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। तो ज्ञान पतला हो जाता है, डाइल्यूटेड। बिल्कुल, छात्र को विषय की संरचना नहीं बल्कि उसकी एक व्याख्या मिलती है। ये बात समझ में आती है। इसीलिए एक ही किताब से पढ़ाने वाले दो अलग-अलग टीचरों से सीखने का अनुभव और नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। एक टीचर किसी विषय को दिलचस्प बना देता है और दूसरा उसी को उबाऊ। हाँ, और इसी सिस्टम की वजह से कुछ बहुत आम समस्याएं पैदा होती हैं। पहली है रट्टा मारना, यानी रोट लर्निंग। जब ज्ञान का मूल ढांचा समझ नहीं आता तो छात्र उसे रटने लगते हैं। ठीक है। दूसरी है टीचर पर पूरी तरह निर्भरता। और तीसरी एक बहुत दिलचस्प समस्या जिसे लेख में संज्ञानात्मक अंधापन या कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस कहा गया है। एक मिनट, संज्ञानात्मक अंधापन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी विषय को शब्दशः दोहरा पाने की क्षमता बिना उसे असल में समझे। अच्छा, जैसे तोता रटंत? बिल्कुल, ये उस तोते की तरह है जो शब्द बोल सकता है पर उसका मतलब नहीं जानता। अरे, ये कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस वाली बात तो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। हमारे एक दोस्त थे जो इतिहास की तारीखें और लड़ाइयां ऐसे सुनाते थे जैसे कोई कविता पढ़ रहे हो। लेकिन अगर उनसे पूछो कि उस लड़ाई का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ा, तो वो एकदम चुप हो जाते थे। तो लगता है ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं, सिस्टम की थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिस्टम की पैदाइश है। इनडायरेक्ट सिस्टम ज्ञान के बारे में जानने पर जोर देता है, ज्ञान को समझने पर नहीं। ठीक है, ये तो हुई मौजूदा सिस्टम की बात जिसमें इतनी सारी खामियां हैं। तो सवाल उठता है कि इसका कोई विकल्प भी है? अगर बीच का मध्यस्थ यानी टीचर ही ज्ञान को पतला कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें टीचरों को ही हटा देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख टीचर को हटाने की नहीं बल्कि उनकी भूमिका को पूरी तरह से बदलने की बात करते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे? यहीं पर डायरेक्ट स्कूल सिस्टम का विचार आता है। यहाँ ज्ञान का प्रवाह एकदम सीधा है, किताब से सीधे दिमाग तक, बुक टू ब्रेन।
कोई मध्यस्थ नहीं। कोई मध्यस्थ नहीं। 1 मिनट, किताब से सीधे दिमाग तक, ये कैसे मुमकिन है? क्या हर अच्छी किताब यही करने की कोशिश नहीं करती? इस सिस्टम की किताब में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। डायरेक्ट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली किताबों को ट्रांसफर बुक्स या ब्रेन पेज बुक्स कहा गया है। ये पारंपरिक पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। मतलब? पारंपरिक किताबें सिर्फ जानकारी का वर्णन करती हैं और उन्हें समझाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्रेन पेज बुक्स को ज्ञान वास्तुशिल्पित यानी नॉलेज आर्किटेक्टेड किया जाता है। ज्ञान वास्तुशिल्पित, फिर एक भारी शब्द, इसे आसान भाषा में समझाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन किताबों का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो सीधे दिमाग के सीखने के तरीके से बात कर सकें। वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग में ज्ञान का एक ढांचा बनाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। ढांचा बनाने के लिए? हाँ, ये विजुअल स्पेशल यानी देखकर और जगह को समझकर सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। इनमें शब्दों से ज्यादा महत्व विजुअल डिजाइन और खाली जगह का होता है, ताकि दिमाग जानकारी को रटे नहीं बल्कि उसका एक नक्शा बना ले। तो मतलब टीचर का काम पढ़ाना नहीं रहा, तो फिर वो क्लास में करते क्या है? वो ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि सीखने का माहौल बनाने वाले बन जाते हैं। एन आर्किटेक्ट ऑफ द लर्निंग स्पेस। सीखने का माहौल बनाने वाले? हाँ, उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र उस किताब के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट कर पा रहा है या नहीं। वो एक कोच की तरह है, लेक्चरर की तरह नहीं। इससे ज्ञान बिना किसी मिलावट या उस गुम परत के सीधे दिमाग तक पहुंचता है। सीखना स्थिर, दोहराने योग्य और ट्रांसफरेबल बन जाता है। तो असल में ये सिस्टम एक छात्र के सीखने को टीचर की काबिलियत से पूरी तरह अलग कर देता है। हाँ। इसका मतलब ये है कि एक बेहतरीन टीचर की गैर मौजूदगी में भी बेहतरीन सीखना मुमकिन है। ये तो शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। लक्ष्य यही है कि सीखने की गुणवत्ता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। ठीक है, पर यह सब सुनने में अभी भी बहुत सैद्धांतिक लग रहा है। लेखों में ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर और लर्नोग्राफी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। जी। ये पारंपरिक शिक्षा शास्त्र या जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं, उससे कैसे अलग है? इन्हें क्लासरूम में असल में कैसे लागू किया जाता है? चलिए इन शब्दों को तोड़कर समझते हैं। शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षण सीखने का कारण बनता है। यानी मैं पढ़ाऊंगे तो तुम सीखोगे? हाँ, वहीं लर्नोग्राफी इस विचार पर आधारित है कि सीखना एक जैविक प्रक्रिया है जो दिमाग के अंदर होती है। यह सिखाने का नतीजा नहीं बल्कि ज्ञान के सीधे हस्तांतरण का एक प्राकृतिक प्रोसेस है, जिसे बस सही माहौल चाहिए। और ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर? वो पूरा सिस्टम या ढांचा है जो लर्नोग्राफी को स्कूलों में संभव बनाता है। सीखना एक जैविक प्रक्रिया है, मतलब जैसे सांस लेना या चलना? काफी हद तक। लेकिन इसे एक मोटर स्किल की तरह देखते हैं, जैसे साइकिल चलाना या तैरना सीखना। अच्छा। आप किसी को साइकिल चलाने पर घंटों लेक्चर दे सकते हैं, पर वो तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो खुद पैडल नहीं मारता। ये सिस्टम पढ़ाई को भी ठीक इसी तरह की एक मसल मेमोरी वाली प्रक्रिया बनाने की कोशिश करता है। मसल मेमोरी और पढ़ाई, ये कनेक्शन मुझे समझ नहीं आया। इसे ऐसे समझिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपके दिमाग का एक खास हिस्सा सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया सर्किट सक्रिय होता है। ठीक है। यह हिस्सा आपके शरीर को संतुलन बनाना और पैडल मारना सिखाता है। यह रटने से नहीं होता, करने से होता है। इसी तरह लर्नोग्राफी का दावा है कि अकादमिक विषयों को भी ऐसे तरीकों से पेश किया जा सकता है जो दिमाग के इसी हिस्से को सक्रिय करें। इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है जिसे थैलेमिक साइक्लोजीडी रिहर्सल कहते हैं। रुकिए, ये तो बहुत ज्यादा तकनीकी हो रहा है। थैलेमिक रिहर्सल क्या है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नया गाना सीख रहे हैं। सेरिबेलम बेसल गैंग्लिया सर्किट वो हिस्सा है जो आपकी उंगलियों को गिटार पर सही तार पकड़ना सिखाता है, यानी फिजिकल प्रैक्टिस। और ये थैलेमिक रिहर्सल? और थैलेमिक रिहर्सल वो है जब आप रात को सोने से पहले बिना गिटार के भी मन ही मन उस धुन को दोहराते हैं। अच्छा, वो जो दिमाग में गाना चलता रहता है। बिल्कुल। दिमाग चुपचाप बिना आवाज किए उस चीज की प्रैक्टिस करता है। यह सिस्टम दावा करता है कि उनकी ब्रेन पेज बुक्स दिमाग में इसी साइलेंट रिहर्सल को चालू कर देती हैं, जिससे ज्ञान पक्का हो जाता है। ये तो वाकई बिल्कुल अलग नजरिया है। और इसी से हैप्पीनेस क्लासरूम और जीरो टीचिंग क्लासरूम जैसे विचार जुड़े हैं। हाँ। बिना पढ़ाए क्लासरूम, ये सुनने में तो अराजकता जैसा लगता है। साथ साथ बच्चों की टीम में वो भटक नहीं जाएंगे? उन्हें कौन गाइड करेगा अगर टीचर नहीं बोल रहे हैं? ये एक आम चिंता है, लेकिन जीरो टीचिंग का मतलब जीरो लर्निंग नहीं है। हैप्पीनेस क्लासरूम एक बहुत ही शांत और व्यवस्थित माहौल होता है। शांत? बच्चों के साथ? हाँ, शांत। छात्र 7-7 लोगों की छोटी टीमों में काम करते हैं।
यहाँ बोलकर सिखाने के बजाय चुपचाप आपसी संवाद, विजुअल स्पेस और मोटर गतिविधियों से सीखा जाता है। जब टीचर का लगातार बोलना बंद हो जाता है तो दिमाग पर जो संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव ओवरलोड पड़ता है, कम हो जाता है। हाँ, वो कम हो जाता है। दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने का समय और शांति मिलती है। सीखना तनाव नहीं बल्कि एक शांत और सुखद अनुभव बन जाता है। और टीचर एक गाइड के तौर पर मौजूद रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर टीमों की मदद करते हैं लेकिन लेक्चर नहीं देते। ठीक है, तो इस डायरेक्ट सिस्टम में ज्ञान का प्रवाह सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जेड पेज के रूप में बताया गया है। एक मिनट, सोर्स पेज, ब्रेन पेज, जेड पेज, ये कुछ ज्यादा ही सैद्धांतिक नहीं लग रहा? क्या आप इसे एक असल उदाहरण से समझा सकते हैं कि यह क्लासरूम में कैसे दिखेगा? बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, a² + b² = c²। सही। तो सोर्स पेज है आपकी मैथ्स की किताब का वो पन्ना जिसमें ये फॉर्मूला और इसकी परिभाषा लिखी है। इनडायरेक्ट सिस्टम में टीचर इसी को बोर्ड पर समझाता है। हाँ। अब आता है ब्रेन पेज। ये डायरेक्ट सिस्टम में बनता है। ब्रेन पेज बुक इस फॉर्मूले को सिर्फ लिखती नहीं बल्कि उसे विजुअली इस तरह डिजाइन करती है कि छात्र अपने दिमाग में एक नक्शा बना ले। नक्शा? हाँ, वो शायद अलग अलग त्रिभुजों को घुमाकर, उनके वर्गों को देखकर ये महसूस कर पाता है कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। अब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, दिमाग में बना एक मेंटल मॉडल है। और जेड पेज? और जेड पेज इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जेड पेज वो पल है जब आप एक बिल्डिंग को देखकर बिना कैलकुलेट किए अंदाजा लगा लेते हैं कि उसे गिरने से बचाने के लिए कितनी लंबी सीढ़ी की जरूरत होगी। मतलब वो सूझबूझ, वो इंट्यूशन। बिल्कुल, वो फॉर्मूला अब सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सूझबूझ का हिस्सा बन चुका है। आप ज्ञान को जानते नहीं हैं, आप उसे महसूस करते हैं। वाह, ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब एक सिस्टम आपको फॉर्मूला रटाता है और दूसरा सिस्टम आपको उस फॉर्मूले की सूझबूझ देता है। जी। अब मैं समझ पा रही हूँ कि लेखों का मुख्य तर्क ये क्यों है कि स्कूल सिस्टम शिक्षण विधियों से ज्यादा मायने रखते हैं। हम हमेशा नई नई तकनीकों की बात करते हैं, स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी आधारित लर्निंग। हाँ, लेकिन ये तर्क कहता है कि असली समस्या तकनीक में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के पाइपलाइन में है। एकदम सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप एक इनडायरेक्ट सिस्टम यानी बुक, टीचर, लर्नर वाले पाइपलाइन के अंदर चाहे कितनी भी नवीन शिक्षण विधियां अपना लें तो भी पाइपलाइन तो वही है। हाँ, ज्ञान का प्रवाह तो फिर भी टीचर के माध्यम से ही हो रहा है। मतलब आप पाइप तो वही रख रहे हो, बस पानी भेजने का तरीका बदल रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि खुफिया जानकारी की गुम परत वाली समस्या बनी रहेगी। बेहतर तरीके शायद छात्रों के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार कर सकते हैं, पर वो ज्ञान के हस्तांतरण की मूल समस्या को हल नहीं कर सकते। ज्ञान अभी भी फिल्टर होकर ही पहुंचेगा। सही। तो अगर आप पाइपलाइन ही बदल दें तो नतीजा भी पूरी तरह बदल जाएगा। इनडायरेक्ट सिस्टम होमवर्क और परीक्षा संचालित सीखने को जन्म देता है, जबकि डायरेक्ट सिस्टम का दावा है कि वो बिना होमवर्क, हैप्पीनेस क्लासरूम और ऐसे शिक्षार्थियों को सक्षम बनाता है जिन्हें लेखों में नॉलेज ट्रांसफॉर्मर कहा गया है। नॉलेज ट्रांसफॉर्मर। ये वो छात्र हैं जो ज्ञान को सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि उसे लागू कर सकते हैं और उस ज्ञान से कुछ नया बना भी सकते हैं। वे ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन जाते हैं। एक जगह बहुत अच्छी बात कही गई है जो इस पूरे विचार को समेटती है। इनडायरेक्ट सिस्टम ज्ञान के बारे में सिखाता है, डायरेक्ट सिस्टम दिमाग को ज्ञान बनने देता है। ये बहुत गहरा फर्क है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि सीखने की प्रक्रिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक है इनडायरेक्ट सिस्टम जो टीचर केंद्रित है, जो हम सब ने अनुभव किया है, और ये ज्ञान को एक मध्यस्थ के जरिए फिल्टर करता है। हाँ, और दूसरा है डायरेक्ट सिस्टम जो ज्ञान केंद्रित है और लर्नोग्राफी के माध्यम से किताब से दिमाग तक सीधे ज्ञान हस्तांतरण की बात करता है। और ये ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर पर आधारित है जो सीखने को रटने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जैविक और मोटर प्रक्रिया मानता है, ठीक साइकिल चलाने की तरह। और शायद सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि हम शिक्षा में सुधार के लिए अक्सर गलत जगह पर समाधान खोज रहे हैं। हम तरीकों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असली समस्या उस सिस्टम में हो सकती है जिससे ज्ञान प्रवाहित होता है। बिल्कुल, अगर नींव ही कमजोर हो तो आप उस पर चाहे कितने भी बेहतर औजारों से काम कर लें, इमारत मजबूत नहीं हो सकती। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
अगर ज्ञान को सीधे दिमाग में स्थानांतरित करने के लिए किताबों को फिर से डिजाइन किया जा सकता है, तो क्या मानवीय संवाद और समझ के अन्य रूपों को, जैसे कि हमारी बातचीत, हमारी कला, यहाँ तक कि हमारी राजनीति, बिना किसी मध्यस्थ के ज्यादा सीधे और प्रभावी बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया जा सकता है? क्या हम अपनी आपसी समझ से भी गुम परतों को हटा सकते हैं?